हेलो स्टूडेंट, मैं एस यादव आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे और जिसका नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक क्रियाएं। बच्चों, अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं में आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी क्रियाएं पढ़ेंगे? प्राथमिक क्रियाएं। और प्राथमिक क्रियाओं में आज जो हमारा शिक्षण का जो बिंदु है उसमें 2 प्रकार की प्राथमिक क्रियाओं को समावेशित किया गया है। पहली क्रिया देखिए आखेट एवं भोजन संग्रह, और दूसरी क्रिया कौन सी है बच्चों? पशु चारण। तो आज हम जो पढ़ेंगे केवल 2 प्राथमिक क्रियाएं पढ़ेंगे, लेकिन प्राथमिक क्रियाओं को पढ़ने से पहले हम जानेंगे बच्चों आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और ये क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। बच्चों, आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो मानव आय प्राप्त करने के लिए जो क्रियाएं करता उन्हें कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक आर्थिक गतिविधि या क्रिया दिखाई गई है जिसमें एक महिला देखिए चाय की पत्तियां तोड़ रही है, और इनकी देखिए चाय की पत्तियों को तोड़ने का उद्देश्य क्या है? आय प्राप्त करना, और इसीलिए ये एक प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर देखिए आर्थिक क्रिया की यदि हम बात करते हैं, मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त, किसकी बात कर रहे हैं हम बच्चों? आय की बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं। आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहेंगे बच्चों? याद रखना, वो क्रियाकलाप जिनसे मानव को क्या प्राप्त होती हो? आय प्राप्त होती हो। उन्हीं सभी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रियाएं। और मनुष्य द्वारा या मानव द्वारा एक कोई आर्थिक क्रिया नहीं की जाती है, अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। जैसे कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं? अपनी जो पाठ्य पुस्तक में 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं दी गई हैं बच्चों, और उन आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण हम देखते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। तो बच्चों ध्यान रखना, आज जो अपने इसमें है आर्थिक क्रियाओं के क्या है? प्रकार। कौन कौन से प्रकार के? पहले नंबर पर जो लिखी गई है प्राथमिक क्रियाएं। दूसरे नंबर पर देखिए बच्चों जो लिखी गई है उसका नाम क्या है? द्वितीयक क्रियाएं। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी तृतीयक क्रियाएं, और चौथे नंबर पर बच्चों जो आती है हमारी चतुर्थ क्रियाएं। इन आर्थिक क्रियाओं को देखिए हम और भी देखिए भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, 5वें नंबर पर भी, 4 पर भी, 3 पर भी, लेकिन हमारी जो पुस्तक में दी गई हैं कितनी दी गई हैं? 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं दी गई हैं, और हम इन्हें क्रम से पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी प्रकार की क्रियाएं हैं बच्चों? हमारी प्राथमिक क्रियाएं। और प्राथमिक क्रियाएं भी अनेक प्रकार की होती हैं। उन क्रियाओं में केवल वो प्राथमिक क्रियाएं पढ़ेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए आप प्राथमिक क्रियाएं। और प्राथमिक क्रियाओं की यदि हम बात करते हैं तो देखिए प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, या हम कह सकते हैं देखिए किसके ऊपर निर्भर है? ये प्रकृति पर निर्भर है। अर्थात प्राथमिक क्रियाओं का सीधा संबंध किससे होता है बच्चों? प्रकृति से होता है इसका संबंध, या हम कहते हैं पर्यावरण से इसका सीधा संबंध होता है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। किसके बारे में बताती है? प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। और प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो देखिए मानव को कहां से मिले? प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर देखिए प्राथमिक क्रियाएं किस पर निर्भर करेंगी? प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करेंगी। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों पूछा जा सकता है कि रेड कॉलर और कई बार देखिए पिंक कॉलर, व्हाइट कॉलर, ये बांटे गए हैं देखिए क्रियाकलापों को। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए रेड कॉलर कौन सी क्रियाओं को कहा जाता है? बच्चों याद रखना किनको कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? रेड कॉलर कहा जाता है, क्योंकि वो घर से बाहर जाकर प्रकृति के साथ देखिए कार्य करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? रेड कॉलर कहा जाता है। बच्चों अब देखेंगे हम प्राथमिक क्रियाओं के प्रकार, कि प्राथमिक क्रियाएं
कौन कौन सी हैं उनके मैं आपके सामने देखिए प्रकार लेके आया हूं, या हम कह सकते हैं एग्जाम्पल लेके आया हूं। तो देखिए प्रमुख रूप से जो प्राथमिक क्रियाएं जो अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं, सबसे पहले दिया हुआ आखेट। आखेट का मतलब एक तरह से हम क्या समझे बच्चों, शिकार करना। दूसरे नंबर पर देखिए बच्चों भोजन संग्रह। भोजन संग्रह कह दो या भोजन को एकत्रित करना। बहुत सारी जातियों द्वारा भोजन का क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, ताकि भविष्य में उस भोजन को क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। जैसे टुंड्रा और टैगा क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति, और जिसका नाम क्या है, एस्किमो, वो सील मछली का शिकार करके और उस मछली के देखिए चर्बी को क्या करती है, एकत्रित कर लेती है। और इसी तरह से देखिए अगली तीसरी आती है इसमें पशुचारण। तीसरी क्रिया कौन सी है, पशुचारण। उसके बाद चौथी क्रिया देखिए मछली पकड़ना, और उसके बाद पांचवी क्रिया को हम देखते हैं यहां पर है कृषि। उसके बाद अगली जो क्रिया आती है अपने इसके अंदर कौन सी आती है, खनन। और अंतिम देखिए वनों से लकड़ी काटना। तो बच्चों ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, या कह दें कि हम प्राथमिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं या प्राथमिक क्रियाओं के कुछ नाम हैं अपने जो पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। देखिए आखेट भी है अपने कोर्स में, भोजन संग्रह भी है बच्चों, पशुचारण भी है, कृषि भी है और खनन भी है। ये दो नहीं दी गई हैं अपने कोर्स में, लेकिन इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा मछली पकड़ना। मछली पकड़ना यानी तटीय क्षेत्रों के अंदर, जो महासागरों के तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है। एक तो खारे पानी से पकड़ी जाती है यानी लवणीय क्षेत्रों से, और दूसरे मीठे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ। अगर मछलियों की यदि हम बात करें, ये भी देखिए मानव के भोजन का एक हिस्सा है, और तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनके भोजन का मुख्य जो आधार माना जाता है, किसको माना जाता है, मत्स्य को ही माना जाता है। और आगे देखिए जो अपने कोर्स के अंदर जो नहीं दिया गया है, वनों से लकड़ी काटना। विभिन्न प्रकार के बच्चों आपने देखे होंगे फर्नीचर वगैरह, जो फर्नीचर बनते हैं किससे बनते हैं, लकड़ियों से बनते हैं। और लकड़ी काटना भी एक प्राथमिक व्यवसाय है। और आजकल देखिए इस व्यवसाय की यदि बात करें तो इसमें मशीनीकरण हो चुका है, व्यापारीकरण हो चुका है। अब लकड़ियों के काटने का तरीका बदल चुका है, क्योंकि अब जो कटाई होती है किससे होने लग गई है, मशीनों से होने लग गई है। लेकिन अब जो अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए प्राथमिक क्रियाएं दी हैं, उनमें प्राथमिक क्रियाएं देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे आखेट और भोजन संग्रह को पढ़ेंगे बच्चों। किसको पढ़ेंगे, आखेट। आखेट का मतलब मैंने आपको बताया शिकार करना, और दूसरा कौन सा है, भोजन संग्रह। इन दोनों को पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम पशुचारण। तो आज के जो हमारे इसके अंदर शिक्षण बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास देखिए आखेट, भोजन संग्रह, और तीसरा कौन सा है बच्चों, पशुचारण। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो क्या है, आखेट एवं भोजन संग्रह। इस बिंदु को पढ़ते हैं। जो पहले नंबर पर अपनी क्या आती है, प्राथमिक क्रिया। जैसा कि बच्चों आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, और इस चित्र में एक महिला द्वारा देखिए विभिन्न प्रकार के पत्तों को क्या किया जा रहा है, इकट्ठे किया जाता है। और दूसरे चित्र में भी आप देखेंगे कि एक जनजाति है जिसका नाम है बुशमैन। बुशमैन द्वारा देखिए जो की जा रही है शिकार पद्धति को दिखाया गया। तीर और कमान है इनके पास, और उससे क्या कर रहा है, परंपरागत या कह दीजिए प्राचीन पद्धति से क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। उसी को हम कहते हैं आखेट करना। तो दोनों के देखिए बच्चों आपको क्या दिखाए गए, चित्र दिखाए गए हैं। एक आखेट का दृश्य है और दूसरा यदि आप देखेंगे भोजन संग्रह का दृश्य है। यानी हम कह सकते हैं कि जंगलों के अंदर विभिन्न प्रकार के जड़, पत्तियां, कंद, मूल, फल जैसी विभिन्न प्रकार की जो पेड़ों से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं उनका क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे प्राचीन समय के अंदर जो बनाई जाती थी भोजन के लिए, पतलें बनाई जाती थी। उसके अलावा देखिए एक नाम सुना होगा आपने, बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग के अंदर भी जो बीड़ी जो बनी होती है उसके देखिए यदि हम बात करें उसमें जो तंबाकू जो लिपटी होती है वो भी देखिए पत्तों में लिपटी हुई होती है। इसलिए पत्तों का क्या किया जाता है बच्चों, संग्रह किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर आखेट और भोजन संग्रह को। तो बच्चों देखिए मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए
अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। यानी कहने का मतलब है कि उसके आसपास जैसा वातावरण था मानव का, प्राचीन काल की बात कर रहे हैं या आदिम काल की हम बात करें, तो मानव के पास जैसा एटमॉस्फेयर था, जैसा वातावरण था, उस वातावरण के ऊपर ही निर्भर था मानव, और उसी प्रकृति से वस्तुएं प्राप्त करता और अपने जीवन का क्या बनाने लगा, उन्हें हिस्सा बनाने लगा। तो बच्चों, अब हम देखिए यहाँ पर जीवन जीने के लिए मानव द्वारा जो जो गतिविधियां की जाती थी उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। जीवन निर्वाह के कार्य प्रारंभ में मानव द्वारा देखिए 2 कार्य प्रारंभ किए गए। पहला कार्य क्या था? पशुओं का आखेट करना। आखेट का मतलब क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया, शिकार करना। तो सबसे पहले देखिए मानव ने क्या करना शुरू किया? शिकार करना शुरू किया, क्योंकि अपनी भोजन की जो पूर्ति करता था वो किससे करता था? शिकार करके, क्योंकि मानव प्रारंभ में कृषि नहीं करता था। उसके बाद देखिए दूसरी क्रिया की बात करें, अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंद मूल आदि को एकत्रित करना। तो यहाँ पर 2 क्रियाएं दी गई हैं बच्चों। एक क्रिया तो कौन सी है? आखेट करना, यानी शिकार करना अपने आसपास के जानवरों का। और जिस जंगल में मानव रहता था उस जंगल से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करके और उन्हें क्या करता था? मानव एकत्रित करता था। तो इस तरह से ये हमारी देखिए, अगर मानव की बात करें तो प्रारंभिक क्या है? क्रियाएं हैं। अब आगे देखते हैं इसके अंदर आखेट एवं भोजन संग्रह की विशेषताएं। एक एक करके देखिए इस पद्धति की सारी विशेषताओं को हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो विशेषता आती है देखिए, भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। यह एग्जाम में पूछा जाता है। प्राथमिक रूप से यदि आपसे पूछा जाए कि जितनी भी देखिए क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं, उनमें सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया कौन सी है? तो बच्चों, सबसे यदि पूछा जाए प्राचीनतम जितनी भी ज्ञात क्रियाएं हैं उनमें से सबसे देखिए प्रारंभिक क्रियाएं मानी गई हैं, उनमें कौन है? भोजन संग्रह और आखेट को माना गया है। इसे अच्छे से नोट कर लेना बच्चों, ये पूछा जाने वाला एक प्रश्न है, महत्वपूर्ण। आगे देखिए दूसरी विशेषता, अति शीत। अति शीत को देखिए हम क्या कहते हैं? ठंडे प्रदेश जहां पर बर्फ जमा होती है उन क्षेत्रों को कहा जाता है अति शीत प्रदेश। एवं अत्यधिक गर्म प्रदेश। दूसरा देखिए आता है गर्म प्रदेश। शीत प्रदेश जो होते हैं देखिए हमारे ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, तो विशेषकर या पर्वतीय शिखर जहां पर बर्फ जमा रहती है। दूसरा प्रदेश दिया गया अत्यधिक गर्म। अत्यधिक जो गर्म प्रदेश होते हैं वो कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इन्हीं क्षेत्रों के अंदर जो गर्म प्रदेश पाए जाते हैं वो क्षेत्र कहलाते हैं मरुस्थल भी कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके बाद और देखिए कि रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तो कहाँ के लोग जीवन यापन करते थे? अगर एग्जाम में पूछा जाए बच्चों कि कौन से प्रदेश के लोग देखिए आखेट किया करते थे, शिकार किया करते थे, एक तो अत्यधिक ठंडे प्रदेश और दूसरा अत्यधिक गर्म प्रदेश। ठंडे प्रदेशों को ध्रुवीय प्रदेश और गर्म प्रदेशों को हम सामान्यतः क्या कह देते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर लोग जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे, यानी आखेट। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते थे। बच्चों याद रखना, ये 2 चीज़ों का संग्रह करते हैं। एक तो देखिए पशुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुएं और एक वनस्पति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, दोनों का क्या करते थे? ये संग्रह करते थे। आगे देखिए, इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनकी विशेषताओं की यदि बात करें, क्योंकि मानव को उस समय देखिए ज़्यादा तकनीकी का ज्ञान नहीं था, तो यानी टेक्नोलॉजी अपनाता था, जैसे तीर कमान वगैरह बनाना, नुकीले पत्थर यानी औजार बनाना, तो वो कैसी टेक्नोलॉजी थी? निम्न स्तरीय देखिए टेक्नोलॉजी थी। दूसरी यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता भी नहीं होती थी। संग्रह करने के लिए मानव श्रम ज़्यादा काम में लिया जाता था पूंजी की अपेक्षा। ये क्या है? इनकी कुछ विशेषताएं हैं। और आगे देखते हैं, देखिए विश्व के भोजन संग्रह क्षेत्र
ऐसे विश्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं बच्चों जहां पर भोजन संग्रह किया जाता है, या हम कह दें कि जहां आखेट भी किया जाता है। तो भोजन संग्रह के क्षेत्रों को यदि हम देखें विश्व में, एक क्षेत्र आता है उच्च अक्षांश के क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र लिया हमने निम्न अक्षांश के क्षेत्र। तो बच्चों पहले हम ये जानें कि उच्च अक्षांश होता क्या है और निम्न अक्षांश होता क्या है। देखिए बच्चों, मैं यहां पर बना रहा हूं ग्लोब, और ग्लोब के ऊपर देखिए बीचों बीच एक रेखा खींचता हूं, और ये जो रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश, और लास्ट देखिए हमारे ध्रुवों पर होते हैं वो अक्षांश कितने होते हैं, 90 डिग्री अक्षांश। और देखिए 90 डिग्री उत्तर में है इसलिए हम एन लिख देते हैं, ये दक्षिण में इसलिए क्या लिख देते हैं, एस। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये मैंने लिखा 0 डिग्री अक्षांश। तो देखिए बच्चों, यहां से आप देखेंगे यहां तक जाते जाते अक्षांश बढ़ते जाते हैं या घटते जाते हैं। अक्षांश देखिए बढ़ते जा रहे हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 और कहां तक आ जाते हैं, 90 तक आ जाते हैं। यहां जो आसपास के जो अक्षांश होते हैं इन्हें कहा जाता है निम्न अक्षांश। जो बीच वाले जो भाग हैं, या हम कह दीजिए यहां पर जो विषुवत रेखा के आसपास क्या कहलाते हैं, ये निम्न अक्षांश। और ऊपर वाला जो क्षेत्र है देखिए ये वाले क्या कहलाएंगे, उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश इस तरह से देखिए। अब ये बीच का भाग जो बच गया, ये वाला जो क्षेत्र देखिए, ये वाला भाग जो कहलाता है, ये कहलाता है मध्य अक्षांश। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, मध्य अक्षांश। तो इस तरह से कितने भागों में बांट दिया हमने, ये हमने 3 भागों में बांटा। एक का नाम निम्न अक्षांश, दूसरे नंबर पर कहते हैं मध्य अक्षांश, और तीसरे नंबर पर आता है उच्च अक्षांश। जैसा कि यहाँ बताया गया, भोजन संग्रह क्षेत्र 2 भागों में बटे हुए। एक तो कौन सा, उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश की बात करें तो ये वाले क्षेत्र। फिर उसके बाद आता है निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश की बात करें, भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय क्षेत्र, या अक्षांश की बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है। लगभग यदि हम इनकी बात करें तो ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं कर्क और मकर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है। और उच्च अक्षांश की बात करें तो 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांश तक के जो क्षेत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कहलाते हैं बच्चों। तो यहां हम बात करें उच्च अक्षांश के क्षेत्र। उच्च अक्षांश क्षेत्रों के अंदर देखिए जो क्षेत्र आते हैं उत्तरी कनाडा, उसके बाद दूसरा क्षेत्र आता है उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली। ये तीनों जो क्षेत्र होते हैं ये क्या कहलाते हैं, उत्तरी अक्षांश। तो एक शब्द और आया है बच्चों, देखिए यूरेशिया। यूरेशिया की यदि हम बात करें, यूरेशिया, इसमें 2 देखिए शब्द मिले हुए हैं। एक का नाम तो है यूरोप और दूसरा शब्द है बच्चों एशिया। इन दोनों को मिलाकर एक नाम दिया जाता है जिसका नाम क्या है, यूरेशिया। तो देखिए यहां पर एक उत्तरी कनाडा, दूसरा उत्तरी यूरेशिया का क्षेत्र और तीसरा दक्षिणी चिली क्षेत्र आता है। ये तो कौन से, उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्र हैं। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं उच्च अक्षांशों के बाद निम्न अक्षांश के क्षेत्र। निम्न अक्षांशों में देखिए अमेजन बेसिन, यानी एक नदी है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और उसी का नाम क्या, अमेजन। उसी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कहा गया अमेजन बेसिन। दूसरा देखिए उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, और तीसरा क्षेत्र आता है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद देखिए दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश, यानी एशिया का कौन सा भाग, दक्षिणी पूर्वी एशिया का कौन सा क्षेत्र, आंतरिक प्रदेश। ये क्षेत्र कहलाते हैं निम्न अक्षांश और ये कहलाते हैं उच्च अक्षांश। अब इन क्षेत्र को देखिए हम बच्चों किस में देखते हैं, मानचित्र में देख लेते हैं। और मानचित्र में देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च अक्षांश। और वैसे इस मानचित्र को देखिए उच्च अक्षांशों में आने से पहले देखिए मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर इस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका, इस महाद्वीप का नाम है बच्चों दक्षिणी अमेरिका, और इसका नाम है अफ्रीका, और इस महाद्वीप का नाम है एशिया, और इसका नाम है यूरोप। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, यूरेशिया। क्या कहा जाता है इसे, यूरेशिया।
उसके बाद देखिए एक और महाद्वीप है अपने यहाँ पर जिसका नाम है ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश यदि देखें, क्या नाम है जिसका? ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए इसके आसपास के बहुत सारे क्षेत्र, जैसे एक द्वीप की बात करें तो जिसका नाम क्या है? न्यूजीलैंड। और भी यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? ओशिनिया महाद्वीप में। और यहाँ का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। तो कई बार इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहा जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से यदि देखें तो सही क्या है? ओशिनिया महाद्वीप। उसके बाद एक नीचे महाद्वीप और आता है जो बर्फ से ढका हुआ है और जिसका नाम यदि हम यहाँ पर देखें अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका पर देखिए निर्जन क्षेत्र है, मानव निवास नहीं करता है। तो यहीं पर हम इन क्षेत्रों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो देखते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखिए एक तो बताया गया था, देखिए यहाँ पर ये उत्तरी भाग किसका? उत्तरी अमेरिका का। यह बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश। फिर यूरेशिया का देखिए बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, ये भी प्रदेश क्या कहलाता है? टुंड्रा प्रदेश। इस प्रदेश के अंदर जो देखिए जनजाति रहती है, यहाँ पर प्रमुख रूप से जो जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है एस्किमो। और वो देखिए मछली, सील मछली का विशेषकर शिकार करके उसे भोजन के रूप में क्या कर लेते? इकट्ठा कर लेते और उसे धीरे धीरे देखिए उसकी चर्बी को चबाते रहते और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उसी से देखिए सील मछली के हड्डियों से इनसे अपना क्या बना लेते? घर भी बना लेते, जिसे कहा जाता है इग्लू। उसके बाद देखिए उच्च अक्षांशों में एक जो क्षेत्र आता है अपने इसके अंदर, वो आता है चिल्ली वाला क्षेत्र। और यहां पर जो हम देश देखें उसका नाम क्या है? चिल्ली। चिल्ली का देखिए जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर इसके अंदर भी देखिए उच्च अक्षांशों के अंदर स्थित है। अब बात आती है उच्च अक्षांश, यदि हम बात करें तो ये ऊपर वाले प्रदेश जो कहलाते हैं उच्च अक्षांश। उसके बाद दूसरा जो क्षेत्र था अपने इसके अंदर दिया गया था निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश देखिए बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें, ये जो रेखा जो आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है। कितने डिग्री की है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके आसपास यानी हम ये कह दें कि ये जो देखिए एक रेखा जा रही है, इस रेखा का नाम है कार्क रेखा। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम कार्क रेखा। और नीचे देखिए 23.5 डिग्री अक्षांश की जो रेखा जा रही है, इस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। इसको नाम दिया जाता है मकर रेखा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र की बात करें तो मकर रेखा और कर्क रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाता है? निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहलाता है। और निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों के अंदर देखिए एक तो दिया हुआ है दक्षिणी अमेरिका के अंदर एक नदी है जिसका नाम है अमेजन। कौन सी नदी है बच्चों? अमेजन नदी। और ये अमेजन नदी देखिए यहाँ विषुवत रेखा के आसपास देखिए बहने वाली एक नदी है। और ये जो नदी की यदि हम बात करें, यहाँ जो क्षेत्र है अमेजन का देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र जो दिखाया गया है, यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं और इस अमेजन के जंगलों में निवास करती हैं। और इनका प्रमुख काम क्या है? आखेट करना और भोजन संग्रह करना। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा क्षेत्र देखते हैं हम, अफ्रीका का क्षेत्र। अफ्रीका के अंदर भी देखिए एक नदी पाई जाती है जिसका नाम है कांगो नदी। और कांगो नदी का देखिए आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी जनजातियाँ पाई जाती है जैसे पिग्मी, जो बहुत ही नाटे कद की देखिए जनजाति है और इस क्षेत्र में निवास करती है। तीसरा क्षेत्र देखिए बच्चों यदि हम देखें, इसे कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। क्या नाम है इसका? दक्षिणी पूर्वी एशिया। और यहां हम बात कर रहे हैं, इसका नाम भी लिख देता हूं मैं। और नदी का नाम क्या है? कांगो नदी। इसी को कहा जाता है जायरे नदी। और उसके बाद देखिए तीसरा जो क्षेत्र था निम्न अक्षांशीय, जिसका नाम था अमेजन नदी का क्षेत्र। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर देखिए प्रमुख रूप से जो विश्व में जो क्षेत्र पाए जाते हैं बच्चों, आखेट के और भोजन संग्रह के क्षेत्र 2 भागों में बटे हुए, एक तो उच्च अक्षांश और एक कौन से थे हमारे? निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। अब देखिए भारत के संदर्भ में यदि पूछा जाए क्या भारत में आज आखेट होता है या नहीं, बच्चों ध्यान रखना, भारत में आखेट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आखेट प्रतिबंधित देखिए कानून भी बना दिया गया भारत के अंदर। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा?
क्योंकि देखिए अगर इसी तरह से आखेट होता रहा तो एक दिन जैव विविधताएं समाप्त हो जाएंगी और जितने भी देखिए जंगल में जो जीव निवास करते हैं उन जीवों की संख्या में धीरे धीरे कमी आएगी और उसके बाद उनकी प्रजातियां क्या होने लग जाएंगी, नष्ट होने लग जाएंगी। इसलिए देखिए अपने यहाँ पर शिकार यानी आखेट को क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया। लेकिन भारत के अंदर देखिए आखेट को तो प्रतिबंधित किया गया, लेकिन वनों से देखिए विभिन्न प्रकार के कंद और फूल फल वगैरह देखिए जड़ें जो एकत्रित की जाती है उसको प्रतिबंधित नहीं किया गया है। उसके अंदर वनों को विनाश किए बिना ही इन चीज़ों को इकट्ठी करने के लिए क्या दी गई है, यहाँ पर परमिशन दी गई है बच्चों। अब उसके बाद देखिए हम आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं और आगे देखिए इसमें कुछ व्यापारीकरण हुआ है। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। तो देखिए अब जो इसके अंदर जो चेंजेज आए हैं, इस जो प्राचीन जो पद्धति थी, इस पद्धति में आखेट का तो मैंने आपको बताया उसका तो क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन जो देखिए भोजन संग्रह की जो पद्धति थी उस पद्धति में क्या आया है, परिवर्तन। क्योंकि यहां जो संग्रह अब होने लगा है उसका उद्देश्य क्या हो गया, व्यापारीकरण। और व्यापारीकरण के कुछ एग्जाम्पल मैं लेके आया हूं, देखिए जो अपनी पुस्तक में भी दिए हुए हैं ये एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखते हैं छाल का उपयोग। जो पेड़ों से छाल प्राप्त होती है उस छाल का उपयोग क्या किया जाता है, एक तो देखिए दवाई बनाने के रूप में। मलेरिया की देखिए जो दवाई बनाई जाती है वो क्या है, कुनैन। तो सीधा सा यहाँ पर देखिए कुनैन, और दूसरा देखिए चमड़ा, और तीसरे नंबर पर देखिए कॉर्क। ये सब किससे बनाए जाते हैं, पेड़ों की छाल से। उसके बाद पेड़ों की पत्तियों का भी उपयोग होने लगा, और पेड़ों की पत्तियों से देखिए पेय पदार्थ। पेय पदार्थ की यदि हम बात करते हैं तो देखिए चाय पत्ती जो बनती है किससे बनती है, पेड़ों की पत्तियों से बनती है बच्चों। उसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, और देखिए उसके बाद कांतिवर्धक वस्तुएं, और तीसरे नंबर पर आता है रेशे। यानी देखिए जो रेशे प्राप्त करते हैं हम देखिए वनस्पति से, और इन रेशों से देखिए हम क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। जैसे कपास के पेड़ से हम रेशे प्राप्त करके क्या बना लेते हैं, कपड़ा बनाते। इसी तरह जूट से भी देखिए जूट का जो रेशा होता है उसको भी काम में लेते हैं। विभिन्न प्रकार के देखिए बैग वगैरह जो बनाए जाते हैं वो किससे बना दिए जाते हैं, जूट से। अब देखिए तना, तने का भी उपयोग किया जाता है, और तने का उपयोग किस रूप में करते हैं, एक तो रबड़ प्राप्ति के लिए, दूसरा देखिए तने से हम क्या प्राप्त करते हैं, गोंद प्राप्त करते हैं, और उसके अलावा हम उससे क्या प्राप्त करते हैं, राल बनाने के रूप में भी हम किसको काम में लेते हैं, तने को काम में लेते हैं। इसके अलावा देखिए बीज भी काम में लिया जाता है। बीज किस काम में लिया जाता है, अगर वनस्पति के बीजों की बात करें तो बीज से विभिन्न प्रकार के क्या निकाले जाते हैं बच्चों, तेल निकाले जाते हैं। इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए भोजन संग्रह की वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में भोजन संग्रह की पद्धति का क्या हो गया है, व्यापारीकरण। और आखेट का यदि पूछा जाए तो आखेट को क्या कर दिया गया बच्चों, प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस तरह से देखिए ये तो था हमारा आखेट और भोजन संग्रह। अब हम दूसरी गतिविधि पर चलते हैं जो प्राथमिक क्रिया में अपने कोर्स में दी हुई है, और जिसका नाम क्या है बच्चों, पशुचारण। तो दूसरा देखिए जो क्रियाकलाप कौन सा आता है, पशुचारण। और पशुचारण के अंदर देखिए भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। अब देखिए बच्चों जो पशुपालन है, एक तो प्राचीन पद्धति का पशुपालन। प्राचीन काल में देखिए जो पशुपालन किया जाता था उसका उद्देश्य क्या था, जीवन जीने के लिए अर्थात निर्वहन। और आज जो पशुपालन किया जाता उद्देश्य बदल गया है, और आज जो उद्देश्य क्या हो गया, व्यापारीकरण हो गया है बच्चों। तो इसीलिए पशुपालन की जो क्रियाकलाप है उनको कितने भागों में बांटते हैं हम, 2 भागों में बांटा जाता है। और देखिए पशुचारण के प्रकार, पहले नंबर पर आता है चलवासी पशुचारण, और दूसरा व्यापारिक उद्देश्य से देखिए जो है उसको क्या कहते हैं, वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य का मतलब बच्चों किससे लिया गया है, व्यापार। तो सीधा सा जीवन निर्वहन, जीवन जीने के लिए देखिए जो पशुचारण किया जाता है उसको कहा जाता है चलवासी पशुचारण। और व्यापारिक उद्देश्य से जो किया जाता है बच्चों उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं वाणिज्य पशुधन
पालन। तो इस तरह से पशुचारण को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम बच्चों पढ़ते हैं चलवासी पशुचारण, जिसका एक चित्र आपको देखिए दिखाया गया है। एक गडरिया है, वो अपनी भेड़ बकरियों को देखिए चराने के लिए लेके जा रहा है, इसीलिए इन गडरियों को कहा जाता है चरवाहे भी कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पशुओं को लेकर घूमते रहते हैं, इसीलिए इस पद्धति को कहा जाता है चलवासी पशुचारण। किस नाम से जानते हैं बच्चों? नंबर 1 आता है अपने इसमें चलवासी पशुचारण। ये इस चित्र को आप देख रहे हैं और चित्र को देखकर आपने अनुमान भी लगाया होगा और समझने की कोशिश भी की होगी बच्चों कि चलवासी पशुचारण किस तरह का होता है। इसमें देखिए गडरिया एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपने पशुओं को चरवाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चरवाहे भी कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं विश्व में देखिए जो चरवाहों के रूप में जीवन व्यतीत करती हैं। भारत में भी देखेंगे ऐसी कौन कौन सी जनजातियां हैं जो चरवाहे के रूप में निवास करते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं चलवासी पशुचारण की। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। बच्चों ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय कौन सा है? प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय की बात की जाए तो कौन सा आता है? चलवासी पशुचारण। आगे चलते हैं, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता है। यानी मानव जो भी क्रियाकलाप कर रहा है सारे पशुओं के साथ ही क्रियाकलाप करता है, उन्हीं के साथ निवास करता है, उन्हीं के साथ दिन भर घूमता रहता है। आगे देखिए बच्चों, वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं। यानी ये लोग देखिए अपने पशुओं के एक निश्चित स्थान पर ले जाते हैं। इनको पता होता है किस ऋतु में कहाँ पर देखिए चारागाह पर घास मिलेगी और पशुओं को वहाँ ले जाते हैं और वहाँ पर चराते हैं। इसीलिए क्या कहलाते हैं? ये चरवाहे कहलाते हैं। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, समय के अनुसार क्या करते रहते हैं? अपने पशुओं के साथ साथ घुमंतु जीवन व्यतीत करते रहते हैं बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ इनके जो प्रमुख जो पशु हैं, कौन कौन से पशु हैं? देखिए उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। तो बात करते हैं अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका का भी कौन सा क्षेत्र लिया है बच्चों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसमें देखिए गाय और बैल। उसके बाद और देखिए सहारा मरुस्थल। सहारा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये सबसे बड़ा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कहां पर है ये? अफ्रीका में है बच्चों। तो देखिए सहारा एवं एशिया के मरुस्थल। और यहां पर देखिए कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? भेड़, उसके बाद देखिए बकरी, और तीसरा ऊंट। और ऊंट को तो क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है बच्चों। उसके बाद देखिए तिब्बत, ये एक पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। उसके बाद देखिए एंडीज, ये एक पर्वतीय क्षेत्र के पर्वतीय भाग, यानी हम कह सकते हैं पठार और पर्वतीय जो भाग है। तिब्बत बच्चों कहां पर है? चीन में है आज के दिन। एंडीज कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका। कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और यहां पर देखिए हम देखते हैं तिब्बत और एंडीज के पर्वतीय क्षेत्रों में एक तो होता है याक और दूसरा कौन सा है? लामा। याद रखना दोनों कहां पाए जाते हैं? तिब्बत और एंडीज पर्वत पर पाए जाते हैं। और तिब्बत का कौन सा क्षेत्र है? पर्वत और पठारी भाग। उस पर देखिए बड़े बड़े बालों वाले होते हैं जिनका नाम क्या है? याक और लांबा। और देखिए बच्चों आर्कटिक,
और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, यानी हम कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव के चारों ओर जो क्षेत्र पाया जाता है वो कौन सा प्रदेश कहलाता है? उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश। और वहीं पर एक महासागर पाया जाता है जिसका नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक महासागर। उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर देखिए जो पशु पाया जाता है उसका नाम क्या है बच्चों? रेंडियर। और रेंडियर देखिए यदि हम इसको देखें तो कुत्ते के आकार का जो होता है जी उसको क्या कहा जाता है बच्चों? रेंडियर कहा जाता है। एस्किमो द्वारा देखिए इसे स्लेज जो उनकी गाड़ी होती है उसको खींचने के लिए इसे काम में लेते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? रेंडियर कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो पाले जाने वाले प्रमुख क्या हैं बच्चों? पशु हैं। आगे देखते हैं, देखिए इसके अंदर चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलवासी जो पशुचारण है इसके आज विश्व के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो देखिए इसके सबसे पहले नंबर पर, एक नंबर पर जो क्षेत्र आता है उत्तरी अफ्रीका के एटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक का पूरा क्षेत्र है जिसे मैं मानचित्र पर दिखाऊंगा। और ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र पाया जाता है विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्र। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखिए बहुत सारे जनजातियां पाई जाती हैं जो चरवाहे के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरा क्षेत्र देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्षेत्र आता है यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश। कौन से क्षेत्र लिए हैं? टुंड्रा प्रदेश। देखिए जो अधिकतर देखिए बर्फ से ढके हुए प्रदेश होते हैं। टुंड्रा का अर्थ होता है बंजर भूमि। और ये बंजर भूमि इसलिए क्योंकि ये किससे ढकी रहती है? बर्फ से ढकी हुआ क्षेत्र है, इसीलिए इसको कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश। और तीसरा देखिए बच्चों क्षेत्र आता है अपने इसके अंदर, वो क्षेत्र आता है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। और साथ में कौन सा आता है? मेडागास्कर। तो दो ही क्षेत्र हैं इसके अंदर, एक तो आता है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और दूसरा क्षेत्र आता है मेडागास्कर। बाकी क्षेत्र कहां पर थे? उत्तरी गोलार्ध में। ये दोनों क्षेत्र कहां पर थे? उत्तरी गोलार्ध। और ये क्षेत्र जो हम तीसरा देख रहे हैं ये कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध। और अब हम इन तीनों क्षेत्रों को देखिए मानचित्र पर देखेंगे और मानचित्र पर इनको अच्छे से देखिए, आप इनको समझने की कोशिश किया करो बच्चों कि मानचित्र में कौन सा क्षेत्र। मैंने जैसा कि पहले मानचित्र में बताया था एक बार फिर बता देता हूं। यहां पर देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। और इसका नाम है ओशिनिया। ओशिनिया का सबसे बड़ा देश है जिसका नाम क्या है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से देखिए इन क्षेत्रों के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हैं। सबसे पहले देखिए जो क्षेत्र बताया गया, इस महासागर का नाम है एटलांटिक महासागर। इस एटलांटिक जो महासागर है इसके तटीय क्षेत्र से शुरू होता है, यानी सारा मरुस्थल। और सारा मरुस्थल में देखिए ऊंटों को पालने वाली, पशुओं को पालने वाली जनजाति पाई जाती है जिसे कहा जाता है बद्दू जनजाति। और इसके बाद ये जो प्रदेश आते हैं इसको कहा जाता अरब का प्रायद्वीप। ये भी पूरा देखिए अरब का प्रायद्वीप मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ये जो क्षेत्र आता है ईरान का मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ थार का मरुस्थल आ जाता है, भारत और पाकिस्तान। और इससे होते हुए देखिए आगे जाते हैं और जैसे ही आगे आते हैं तो ये जो प्रदेश आता है मंगोलिया। और ये जो क्षेत्र आता है किसका आता है? चीन का क्षेत्र। इस तरह से ये एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है जो कहाँ से शुरू होता है? सारा मरुस्थल, फिर उसके बाद अरब का मरुस्थल, फिर ईरान का मरुस्थल, फिर भारत और पाकिस्तान का मरुस्थल और उसके बाद मंगोलिया और मध्य चीन तक देखिए पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां पशुपालन का काम करती हैं, लेकिन कौन सा पशुपालन? चलवासी पशुचारण। उसके बाद देखिए हम चलते हैं दक्षिण के उत्तरी के अंदर जो दूसरा क्षेत्र था, दूसरा जो क्षेत्र देखिए एशिया और यूरोप का, देखिए ये टुंड्रा प्रदेश। कौन सा प्रदेश है ये? टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश। इस प्रदेश के अंदर भी देखिए क्या किया जाता है? चलवासी पशुचारण। यहां विभिन्न देखिए जनजातियां पाई जाती हैं और उन जनजातियों द्वारा देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है? चलवासी पशुचारण।
अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध का जो क्षेत्र बताया गया है, ये देखिए दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, और यहाँ पर भी मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का नाम देखिए, एक तो नाम है कालाहारी। कौन सा मरुस्थल है बच्चों? कालाहारी का मरुस्थल, और दूसरे का नाम है नामीब। ये देखिए दो मरुस्थल पाए जाते हैं यहाँ पर, कालाहारी और नामीब का मरुस्थल। और इसी के साथ साथ ये जो द्वीप देख रहे हो, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, और इसे देखिए, इस द्वीप को मेडागास्कर कहा जाता है, और इसी का दूसरा नाम मालागासी भी है, मालागासी। और यहां पर भी चलवासी पशु चारण देखिए पाया जाता है इस वाले क्षेत्र के अंदर, मेडागास्कर यानी मालागासी, और अफ्रीका का देखिए दक्षिणी भाग जो मरुस्थलीय क्षेत्र, और उत्तर में तो आप देख रही हैं जो सबसे बड़ा सारा मरुस्थल से लेते हुए कहाँ तक, चीन तक फैला हुआ पूरा प्रदेश, और उसके बाद आता है टुंड्रा प्रदेश। इस तरह से देखिए ये तो था हमारा चलवासी पशु चारण जो क्षेत्र थे। अब इसके बाद देखिए हम आगे देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं। यहाँ से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं विशेषताओं से भी संबंधित। और ये देखिए इनके अंदर नए चारागाहों की खोज में ये पशु चारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। याद रखना कि बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर देखिए ये अपने पशुओं को ले जाते हैं, एक बार जाते हैं तो कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं। केवल किसके लिए? चारागाहों की खोज के लिए, क्योंकि पशुओं को क्या चाहिए? प्रमुख रूप से चारा चाहिए। और ये जो लोग हैं चरवाए, ये पशुपालन का कार्य करते हैं। इनके पास देखिए एक तरह से ये पता रहता है कि कौन से ऋतु में कहाँ पर देखिए घास मिलेगी पशुओं को चराने के लिए, और ये चारागाहों की तलाश में, खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? घुमंतु जीवन व्यतीत करते रहते हैं। और आगे देखिए गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। गर्मियों में ये लोग कहाँ जाते हैं? मैदानों से निकलकर कहाँ चले जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों पर, और वहाँ उनको चारागाह मिलते हैं। शीतकाल में क्योंकि बर्फों के पर्वतीय क्षेत्रों पर क्या गिर जाती है? बर्फ गिर जाती है, इसलिए पर्वतों से कहां पर आते हैं? मैदानी चारागाहों की ओर देखिए प्रवास करते हैं। और इनकी इन गतिविधियों को कहा जाता है ऋतु प्रवास कहा जाता है। बच्चों याद रखना, यदि हम बात करें, ये एक माउंटेन क्षेत्र है, और उसके बाद ये हमने बनाया मैदानी क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र। शीत ऋतु आती है तो देखिए यहां गिर जाती है बर्फ, तो इसलिए बर्फ गिरने के कारण ये लोग कहां आ जाते हैं? मैदानों में। इसको तो हम क्या नाम देते हैं? मैदान यानी समतल क्षेत्र। और ये क्षेत्र कौन सा है बच्चों? पर्वतीय क्षेत्र। तो यहां पर्वतों से कहां आ गए? मैदानों की ओर शीत ऋतु में। उसके बाद जैसे ही गर्मी की ऋतु आती है तो वापिस देखिए इनका ऋतु प्रवास, और यहां मैदानों से कहां चले जाते हैं? ये पर्वतीय चारागाहों की ओर। ऐसे प्रवास को क्या कहा जाता है बच्चों? याद रखना, ऐसे प्रवास को कहा जाता है ऋतु प्रवास। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऋतु प्रवास किसकी विशेषता है? चलवासी पशुचारण की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसका नाम क्या है? ऋतु प्रवास। क्योंकि ऋतुओं के अनुसार लोग देखिए स्थान बदलते रहते हैं चारागाहों की तलाश में, कभी पर्वतों पर तो कभी मैदानों पर। शीत ऋतु के अंदर मैदानों में आते हैं, तो उसके अलावा देखिए ग्रीष्म काल में कहाँ चले जाते हैं? पर्वतों की ओर अपने पशुओं को लेकर चले जाते हैं। इसी तरह से देखिए बच्चों भारत के अंदर भी ये कुछ विशेषताएं देखते हैं। और भारत में जो पर्वतीय जो क्षेत्र पाया जाता है उसका नाम क्या है? हिमालयी क्षेत्र, जो बर्फ से ढका हुआ भी है। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया, कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? देखिए गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है और भूटिया। लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। कौन सी ऋतु में जाते हैं? ग्रीष्म काल में। एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व के
चित्र में बताया था बच्चों। हर अपने भारत देश के बारे में यदि पूछा जाए तो हिमालय में निवास करने वाली कुछ जातियां आपके सामने हैं। इनमें भी क्या पाया जाता है, ऋतु प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी ऋतुओं के अनुसार ये आवागमन करते रहते हैं। और देखिए इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीतकाल में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशु चारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। देखिए इसी चीज को यदि हम ग्लोब पर देखें, क्योंकि यहाँ शीतकाल में ध्रुवों पर क्या जमा हो जाती है, बर्फ जमा हो जाती है, इसलिए शीतकाल में ये लोग कहाँ आ जाते हैं, बर्फ गिरने के कारण देखिए इन टुंड्रा क्षेत्रों को छोड़ देते हैं और कहाँ पर प्रवास करते हैं, दक्षिण की ओर। लेकिन जैसे ही गर्मी की ऋतु आती है तो ये कहाँ निवास करने के लिए चले जाते हैं, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर अर्थात टुंड्रा प्रदेश। और यहाँ दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर। दूसरा देखा पर्वत और मैदानों के बीच में क्या पाया जाता है, ऋतु प्रवास पाया जाता है। साथ में पूरा देखिए चरवाहे और चरवाहों के साथ उनके पशु, इनके साथ ऋतुओं के अनुसार क्या करते रहते हैं, आवागमन करते रहते। और देखिए बच्चों चलवासी पशु चारकों की संख्या में कमी आ रही है, और कमी के कारण क्या, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 30 शब्दों में। तो सीधा सा है बच्चों, देखिए चलवासी पशु चारकों की संख्या में कमी के क्या कारण हैं कि आज इनकी संख्याएं घटती जा रही है निरंतर, और घटने के 2 कारण हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। पहला कारण देखिए जो बच्चों इसमें दिया है, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, यानी देशों ने अपनी अपनी सीमाओं का क्या कर दिया है, निर्धारण कर दिया है, और एक राजनीतिक सीमा से निकलकर दूसरी राजनीतिक सीमाओं में नहीं जा सकते। इसलिए देखिए चरवाहों की संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। दूसरा देखिए सरकार ने एक और देखिए यहाँ पर रूप देखते हैं, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। तो देखिए जहाँ चारागाह हुआ करते थे, जहाँ पशुपालक वहाँ अपने पशुओं को चराया करते थे, वहाँ पर नई नई बस्तियों को क्या कर दिया है, बसा दिया गया, यानी टाउनशिप वहाँ पर आ गई है। और जैसे टाउनशिप आई तो चारागाह क्या होने लगे, नष्ट होने लगे। अब चारागाहों में जब कमी आने लगी तो सीधा सा है पशु चारक देखिए उनकी संख्याओं में भी क्या आएगी, धीरे धीरे कमी आएगी। अब आगे चलते हैं, देखिए बच्चों अब जो दूसरी जो गतिविधि है अपने इसके अंदर देखिए पशुपालन में, और वो देखते हैं हम कौन सी, व्यापारिक रूप से। और व्यापारिक रूप से देखिए जो अपने यहाँ पर आती है उसको कहा जाता है वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य का अर्थ बच्चों क्या होता है, व्यापारिक भी होता है, अर्थात व्यापार। तो ये जो देखिए पशुपालन किया जाता है इसका उद्देश्य क्या है, इसका सीधा सा उद्देश्य है व्यापार के लिए, यानी सीधा सा यहाँ पर जो पशु पाले जाते हैं व्यापार करने के लिए, आय प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्या पाले जाते हैं, पशु पाले जाते हैं। तो देखिए यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बाड़ाबंदी की हुई है चारों ओर, किसकी, लोहे की, लकड़ी की, दीवार की, किसी भी चीज़ की देखिए बाड़ बनाई जाती है, और उस बाड़ के अंदर पशुओं को क्या किया जाता है, पाला जाता है। चलवासी में देखिए बाढ़ नहीं होती थी, पशुओं को देखिए खुले चराए जाते थे। यहाँ पर पशुओं को खुले नहीं चराए जाते, उनकी क्या की जाती है, बाड़ाबंदी की जाती है, और उसके अंदर देखिए पशुओं को रखा जाता है। इन्हें देखिए रेंच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस तरह की जो बाड़ाबंदी होती है उसको क्या कहा जाता है, रेंच भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है बच्चों आपसे, वाणिज्य पशुधन के अंदर देखिए पशुओं को रोकने के लिए जो स्थान बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंच कहलाते हैं। अब देखिए इनकी हम विशेषताओं को देखेंगे, इनके क्षेत्रों को देखेंगे बच्चों क्रम से। वाणिज्य पशुधन पालन की प्रमुख विशेषताएं, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रदान। सबसे बड़ा अंतर देखिए, चलवासी और वाणिज्य पशुधन में जो अंतर पूछा जाता है, चलवासी पशुधन व्यवस्थित नहीं था, लेकिन ये कैसा है, व्यवस्थित है। दूसरा अंतर देखिए मैंने वहां बताया था, कम तकनीकी की आवश्यकता होती थी उसके लिए। दूसरी देखिए कम पूंजी की आवश्यकता होती थी, यहाँ पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि पशुओं के लिए बाड़ाबंदी, उनके रहने के लिए व्यवस्थित स्थान बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। आगे देखिए बच्चों, वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से
प्रभावित है एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। याद रखना बच्चों, ये पूछा जा सकता है कि वाणिज्य पशुधन कहाँ की विशेषता है। पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति की बात करें तो यूरोप। किसको कहते हैं हम? यूरोप को। उसके अलावा देखिए यहाँ जो देखिए फार्म जो बनाए गए हैं वो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया लकड़ी या देखिए लोहे या हम कह सकते हैं पक्की जो ईंट और पत्थरों की दीवार बनाकर बाड़ाबंदी की जाती है यहाँ पर, इसलिए फार्म कैसे होते हैं? यहाँ पर स्थायी होते हैं। और देखिए बच्चों, चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। क्या लगाई जाती है? बाड़ लगाई जाती है, जिसकी मैं बात कर रहा था। दीवार बना दी जाती है, चाहे लोहे की दीवारें बनाएं या देखिए पत्थरों की दीवारें बनाएं या लकड़ी की दीवारें बनाएं, किसी भी प्रकार की क्या बनाई जाती है? विशेषकर बाड़ बनाई जाती है। आगे और विशेषताएं देखते हैं। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। याद रखना, एक ही, जैसा कि चित्र में भी मैंने दिखाया था, एक ही प्रकार के पशुपालन, एक जगह मिक्सअप पशुपालन इसमें नहीं किया जाता। एक ही प्रजाति के पशु निवास करते हैं। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े। किनको पाले जाते हैं? भेड़ है, बकरी है, गाय, बैल और घोड़ों को पाला जाता है प्रमुख रूप से। इनसे प्राप्त क्या क्या प्राप्त करते हैं? देखिए, इन पशुओं से मांस, खाल एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। तो यानी इनका प्रमुख रूप से यदि उद्देश्य की हम बात कर रहे थे, व्यापारिक यानी वाणिज्य उद्देश्य था। पशुओं से प्राप्त होने वाली ऊन को भी निर्यात करते हैं, मांस को भी डब्बों में बंद करके इसको क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। खाल का भी क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। और देखिए बच्चों, पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। कौन सी विधि से किया जाता है? वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक का अर्थ होता है व्यवस्थित कार्य करना ही क्या कहलाता है? वैज्ञानिक विधि कहलाता है। और आगे देखते हैं। देखिए, इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जनिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि में ये सारी चीज़ें काम में ली जाती हैं। पशु यदि बीमार हो जाता है तो इलाज किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टरों को भी रखा जाता है यहाँ पर पशुओं के इलाज करने के लिए। और उसके अलावा देखिए, प्रजनन के लिए भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होती हैं ताकि इनकी नस्ल सुधार भी हो सके। इस तरह से देखिए, अब उसके बाद विश्व में इनके क्षेत्र देखते हैं। विश्व में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर देखिए व्यापारिक पशुपालन किया जाता है या वाणिज्य पशुपालन को अपनाया गया है। इनमें से एक क्षेत्र देखिए न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देखिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो माना गया है पशुपालन ही है। और पशुओं से जो भी देखिए उत्पाद जो प्राप्त होते हैं, उन उत्पादों को देखिए ये लोग क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? पशुपालन और पशुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का क्या करना? निर्यात करना। इसी तरह देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ एक भेड़ पाली जाती है जिसका नाम है मेरिनो, और वर्ल्ड फेमस भेड़ है ये। इस भेड़ को देखिए ऊन के रूप में प्रमुख रूप से पाला जाता है, लेकिन इसका मांस भी निर्यात किया जाता है यहाँ पर। उसके अलावा देखिए अर्जेंटीना, यहाँ पर देखिए पाली जाती हैं गायें। और यहाँ पर देखिए जो गायें पाली जाती है उनके मांस को डब्बों में बंद करके पूरे विश्व में क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी घास के मैदान है। और उन घास के मैदानों के अंदर देखिए एक तरह से हम कह सकते हैं वो पौष्टिक जो घास है, जिसका नाम यहाँ पर कहा जाता है घास के मैदान को पंपाज। उन क्षेत्रों के अंदर देखिए अल्फा जो घास है जिसको खाने से गायें मोटी ताज़ा हो जाती हैं और उनका मांस क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। उसी तरह दक्षिण अमेरिका का एक और देश आता है उरुग्वे।
और उसके बाद देखिए अगला जो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम क्या कहते हैं, यूएसए भी कहते हैं। अब इन्हीं क्षेत्रों को देखिए हम मानचित्र पर भी देख लेते हैं एक बार। और मानचित्र पर यदि हम देखें तो ये तो है, देखिए कौन सा क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको क्या कहते हैं हम, यूएसए बच्चों। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र आप जो देख रहे हैं यहां पर, ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ये वाला क्षेत्र। उसके अलावा ये वाला देखिए यहां पर जो क्षेत्र देखते हैं, उरुग्वे, ये दक्षिणी अमेरिका। उसके अलावा देखिए एक जो क्षेत्र आपके पास है, ये जो क्षेत्र कहां पर पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। और मेरिनो भेड़ का जो क्षेत्र देखिए यहां पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो क्षेत्र, यहां कौन सी भेड़ पाली जाती है, मेरिनो। इस तरह से देखिए प्रमुख रूप से यहां पर आपने जो क्षेत्र देखे, यूएसए है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, और अफ्रीका का क्षेत्र है जिसे दक्षिणी अफ्रीका कहते हैं, और कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अब एक क्षेत्र रह गया जो प्रमुख महत्वपूर्ण एक क्षेत्रों में से है, जिसका नाम है न्यूजीलैंड। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो द्वीप है, ये कहलाता है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। इस तरह से देखिए ये अपने कौन से क्षेत्र थे, वाणिज्य पशुपालन के क्षेत्र हैं। और वाणिज्य पशुपालन के क्षेत्रों को आपने मानचित्र पर इनको देखा। तो बच्चों देखिए आज का जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक कौन सा था, प्राथमिक क्रियाएं। और आज हमने दो ही प्राथमिक क्रियाओं का अध्ययन किया है। पहले नंबर पर जो प्राथमिक क्रिया जो हमने पढ़ी थी बच्चों, याद करो वो कौन सी प्राथमिक क्रिया थी, जल्दी से याद करिए। पशुपालन था या इसके अलावा और दूसरी चीज थी, याद करो जल्दी से। आखेट एवं भोजन संग्रह। और दूसरी क्रिया हमने कौन सी पढ़ी, पशुपालन। और पशुपालन को हमने कितने भागों में बांट के पढ़ा, दो भागों में, एक तो चलवासी पशुचारण और एक व्यापारिक यानी वाणिज्य पशुचालन। और सब में आपने देखा इनकी विशेषताएं और विश्व में इनके क्षेत्र और वर्तमान में आज क्या स्थिति है। इस तरह से देखिए बच्चों हमने पूरे अध्याय को पढ़ा। अच्छे से इस अध्याय को आप रिवाइज कर लेना। और दूसरा पार्ट जब मैं लेके आऊंगा बच्चों, तो उसके अंदर देखिए अन्य आर्थिक क्रियाएं पढ़ेंगे। लेकिन हमारी आर्थिक क्रियाएं कौन सी चल रही हैं, प्राथमिक क्रियाएं चल रही हैं अभी। और प्राथमिक क्रियाओं में अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कृषि। और कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं और बहुत प्रकारों को हम एक एक प्रकार को बड़े अच्छे से समझेंगे बच्चों। तब तक के लिए सबको धन्यवाद बच्चों। नमस्कार सभी को, फिर मिलते हैं अगले अध्याय में।